और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का एक चिंटू है। ओवैसी के चिंटू नेता का योगी अब पूरा इलाज करने वाले हैं। इनको ध्यान से देखिए जरा। ये असदुद्दीन ओवैसी के नेता, इनका नाम है शौकत अली। कल इनका एक बयान सामने आया, हिंदुओं को अपशब्द कहने का, धमकी देने का, अपमान करने का। शौकत अली का एक बयान सामने, अगली तस्वीर दिखाइए। तो अब ये शौकत अली का इलाज योगी आदित्यनाथ ने करने की पूरी तैयारी कर ली है। शौकत अली बता रहे थे कि मुगलों ने 800 साल तक राज किया है, कीड़े मकोड़े और न जाने क्या क्या कह रहे थे। अब योगी की पुलिस एक्शन की तैयारी में है शौकत अली पर। जरा रिपोर्ट देखिए। हाथ को पीछे पार करके जी हुजूर कर रहे। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, दोनों का डालो। बागी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। ओवैसी के चेले ने बहुत घोल ली नफरत। हमने तुम्हारी बहन को मिलकर हिंदुस्तान बनाया था। जोधा भाई कौन, क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलम बरदार तो हम है ना। ओवैसी के शागिर्द ने योगी के उत्तर प्रदेश में लोगों को भड़काने की बड़ी गलती कर दी। हमको मालूम है तुम किसके छोकर हो, तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। अब योगी की पुलिस जहर की दुकान चलाने वाले शौकत पर कार्रवाई करने वाली है। शौकत पर इतना बड़ा एक्शन होगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। योगी की पुलिस ने ओवैसी के नेता की नफरती जुबान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं। अरे क्या ओवैसी साहब, क्या आपकी महिलाएं तरक्की नहीं करेंगी? मसावात, इक्वालिटी की बात करते हैं, लोगों का खून चूम चूस के और मसावात की बात करते हो। लेकिन जो नेता ओवैसी भाईजान की पाठशाला से निकलेगा, उसके मुंह से भला फूल कैसे झड़ेंगे? ओवैसी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से पास आउट शौकत नफरत ही उगलेगा। एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में जहर की खेती का ठेकेदार शौकत अली को बना दिया है। ओवैसी के शौकत यूपी में AIMIM के अध्यक्ष हैं और ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नफरत की लेबोरेटरी का इंचार्ज शौकत को बना दिया है और इंचार्ज अपने प्रयोग में लग गया है। हमने यह फैसला लिया कि हम तारीख में नहीं जाएंगे बल्कि हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। फख्र है कि मैं मुसलमान हूं। नौजवानों, क्या तुम अहद लोगे कि अब तुम मस्जिदों को आबाद रखोगे? मुझे फख्र है कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लेकिन ओवैसी का नेता ये भूल गया कि ये योगी राज है, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है। यहाँ नफरत और जहर बोने वालों का ठिकाना सिर्फ एक है और वो है जेल। तो क्या अब ओवैसी का नफरती जो है वो जेल जाने वाला है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। इसे आप देख रहे हैं, ये है ओवैसी का नफरती।
नाम है शौकत अली और शौकत अली के खिलाफ संभल में एफआईआर दर्ज हो गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में एफआईआर किसमें? धारा 153A, 295A और धारा 188 के तहत केस दर्ज हो गया है शौकत अली के खिलाफ। 153A यानी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप, 1 साल तक की सजा और जुर्माना है इसमें। दूसरी धारा 295A धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, 3 साल की जेल और जुर्माना है इसमें। 188 सरकारी आदेश का उल्लंघन करना। इन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। 6 महीने की जेल और जुर्माना है इस धारा में। योगी राज में कानून का सख्ती से पालन हो रहा है, किसी को भी माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं है। ओवैसी के नेता की ही गिरफ्तारी हो सकती है। हिंदुओं को कीड़े मकोड़े बताया था इन्होंने। मुगलों ने हिंदुओं पर 800 साल तक शासन किया है। हिंदू बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, यह कहना था ओवैसी के इस नफरती का। लेकिन आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा कि आखिर संभल के एसपी चक्रेश मिश्रा क्या कहना है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है शौकत के खिलाफ। संभल पुलिस के द्वारा एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शौकत अली जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संभल कस्बे में एक प्राइवेट कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कतिपय बातें कही गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है ओवैसी के इस नेता की। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ओवैसी के दिल पर कुछ है और जुबान पर कुछ और। अब देखिए, जूम इन कीजिए, अब देखिए जरा असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा पिछले दिनों। ओवैसी कहते हैं मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन शौकत क्या कह रहे हैं? मुगलों ने 832 साल शासन किया और इस पर बहुत फक्र और गर्व और घमंड से बोल रहे हैं। ओवैसी कहते हैं मुगलों की बीवियां कौन थीं, और शौकत कह रहे हैं अकबर ने जोधाबाई से शादी की थी। ये शौकत ओवैसी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के AIMIM के अध्यक्ष हैं। ओवैसी कह रहे हैं कहा था मुगलों ने किससे शादी की है सब जानते हैं, और ये नेता क्या कह रहा है? जोधाबाई को मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया। ओवैसी ने कहा था मुगलों ने क्या किया इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, और ये नेता कह रहा है मुगल सबको साथ में लेकर चलते थे। और ओवैसी ने कहा था औरंगजेब ने क्या किया उससे हमारा मतलब नहीं है, और ये कह रहा है मुगल पूरी तरह से सेक्युलर थे। अब जरा सुनिए ओवैसी के बयान और उनके नेता के बयान को, क्योंकि ये नेता जो कुछ बोल रहा है वो सीखा इस चेले ने अपने गुरु से ही है। सुनिए जरा। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। 832 साल हमने हुक्मरानी की है, और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। हमने तुम्हारी बहन को बल्कि हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेक्युलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेक्युलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। ओवैसी के दिल में क्या है, जुबान पर क्या है, ये शौकत खुद बता रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ओवैसी का ये जो नेता है, ये जो चिंटू नेता, ये ऐसा बयान क्यों दे रहा है देखिए जरा। क्योंकि ये था कहां? उत्तर प्रदेश के संभल, लखनऊ से 416 किलोमीटर दूर है संभल एक जगह। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क यहीं से सांसद है। सांसद कौन सी पार्टी का? सपा। कहां थे? संभल में। संभल में किसका नेता? ओवैसी का नेता, और दोनों की ठेकेदारी मुस्लिम वोटों की। अब देखिए संभल में यह बयान क्यों दिया गया, यह मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, संभल में यह बयान देने के पीछे वजह, संभल में ओवैसी के नेता ने यह भड़काऊ बयान दिया
शौकत अली के बयान के पीछे दरअसल संभल का मुस्लिम वोट बैंक है। MIM यूपी में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, इन्हें चाहिए वोट। मुस्लिम बहुल इलाके में बयान के बड़े मायने हैं। संभल में अब देखिए मुसलमानों की आबादी कितनी है, 45%, 45% मुसलमान है संभल में। इस तरह इसलिए ओवैसी के भड़काऊ ने यह बयान दिया। संभल में विधानसभा की सीटें हैं 4 में से देखिए 3 किसके पास है, समाजवादी पार्टी के पास। 4 में 3 सीटें हैं। यही छटपटाहट ओवैसी एंड टीम को है कि अखिलेश से मुस्लिम वोट छीनकर कैसे अपनी पार्टी में किया जाए, और उसका तरीका है कि हिंदुओं को गाली दो। क्या हिंदुओं को गाली से मुस्लिम वोट मिलेगा ओवैसी को? सपा के शफीकुर रहमान बर्क संभल से ही सांसद हैं, और विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। सोचिए, यहां 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 99 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने खारिज कर दिया, इसलिए एक नफरती नेता ढूंढ कर लाए ओवैसी कि शायद 24 में इस नफरत भरे बयानों से कुछ काम चल जाए। मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ओवैसी की पार्टी की रणनीति है। दरअसल ये ओवैसी की पार्टी 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाले बयान से ओवैसी की पार्टी को क्या फायदा मिलेगा, बड़ा सवाल यही है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस नफरती बयान के बाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। कुछ लोग देश में गिने चुने, अगर उंगलियों में गिनना हो तो गिन लीजिए, 5-7 लोग ऐसे हो गए हैं जिनको किसी न किसी बहाने मीडिया में बने रहना है, और मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति को अपमानित भरे बात बोला, जिस प्रकार से हिंदू जनमानस को टारगेट करके और हिंदुओं का जो भाव है उस भाव को कुठाराघात करने का कोशिश किया, जिस प्रकार से साधु संतों का अपमानित करने का बात वो बोला है कि अगर कोई मुस्लिम खड़ा हो जाएगा तो साधु संतों का निकल जाएगा, कितना निंदनीय बात है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, योगी तो एक्शन लेंगे क्योंकि योगी नफरती लोगों को, कानून व्यवस्था खराब करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी योगी की जोड़ी मुसलमानों को पसंद है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की तैयारियों में जुट गए। 24 में मिशन बहुत ऊंचा है, और क्या मोदी योगी जोड़ी के साथ मुसलमान आएंगे? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। योगी आदित्यनाथ भी इसी कोशिश में है, और आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लखनऊ में मुसलमानों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। योगी के डिप्टी भी उस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को साधने की तैयारी है, और क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान 2024 में मोदी योगी की जोड़ी के साथ होंगे? यह रिपोर्ट देखिए जरा। कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। मोदी और योगी की जोड़ी के साथ आ गए मुसलमान। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मोदी और योगी को मिलेगा साथ। मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी ही नहीं, देश के मुसलमानों को साधने की तैयारी कर ली। अब करोड़ों मुसलमान 2024 में मोदी को वोट करेंगे। आज तो सब ये नारा लगाते हैं कि हम मोदी योगी जी से प्यार करता है मुसलमान, और मुसलमान से मोदी योगी जी प्यार करते हैं। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हो गई, जहां आज मुसलमानों का बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट योगी के डिप्टी ब्रजेश पाठक मौजूद थे। बीजेपी अब पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। योगी और मोदी की 2024 की रणनीति में पसमानदा मुसलमान शामिल हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी को 2024 फतह का प्लान मिल गया है।
दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमांदा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही थी और इसको लेकर अब बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। और आइए अब आपको बताते हैं लखनऊ में जो बड़ी बैठक हुई है, ये आज पहली बैठक है। एक दिन बाद एक और बड़ी बैठक मुसलमानों के लिए होने वाली है। इसमें कौन शामिल होगा, आज की बैठक में कौन शामिल हुआ ये आपको बताऊं, लेकिन क्या मोदी योगी की ये जो जोड़ी है ये मुसलमानों को पसंद आएगी? देश में पसमांदा मुस्लिमों का पहला सम्मेलन आज हुआ है बड़ा। लखनऊ में पसमांदा मुसलमान शामिल हुए। इस सम्मेलन में आपको बताऊं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आयोजन किया था। इस सम्मेलन का 4.5 करोड़ मुस्लिम वोटर्स पर नजर है और राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना चीफ गेस्ट थे इस सभा के। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी भी इस सभा में पहुंचे थे। पसमांदा समाज से ही आते हैं दरअसल दानिश अंसारी जो योगी के मंत्री हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में शामिल हुए और ब्रजेश पाठक ने मुसलमानों की हालत पर चिंता जाहिर की है। 70 साल से वोट बैंक बनकर रह गए मुसलमान, ब्रजेश पाठक ने कहा। उन्होंने कहा मुसलमानों को दूसरी पार्टियों ने बिरयानी का तेज पत्ता बना दिया है। ब्रजेश पाठक ने हमला किया। 18 अक्टूबर को भी पसमांदा सम्मेलन होने वाला है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी के डिप्टी जो इस बैठक में मौजूद थे जिसमें भारी भीड़ मुसलमानों की थी। सुनिए जरा। और जो मसाले सब खा लेंगे तेज पत्ते को क्या करेंगे? फेंक देंगे और ऐसी जगह फेंकेंगे कि बिल्कुल पूरे में चला जाए, दिखाई में न दे। तो वही हाल राजनीतिक दलों ने आपका किया है, आपका किया है। मैं कहना चाहता हूँ आपका किया है। मेरे मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों, पसमांदा समाज के भाइयों, आपके साथ आजादी के बाद से आज तक मुल्क में यही होता आया है। आपको टेस्ट पट्टा बनाया गया केवल टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, वोट लेकर के आपको छोड़ देने का काम किया। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मोदी योगी का मिशन 2024 क्या है। दरअसल इस 24 में क्या तैयारी की गई है ये देखिए सर। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको बताऊं 2024 लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ का फोकस है। उत्तर प्रदेश में थोड़े बहुत नहीं 60%, 60% वोट हासिल करने का लक्ष्य बीजेपी ने रख लिया है कि अब 60% वोट हासिल करने। इसी वजह से बीजेपी का मुसलमानों पर फोकस है, मुस्लिम वोट पर फोकस है। 5 राज्यों की 190 लोकसभा सीट पर पसमांदा मुसलमानों का असर है। आपको बताऊंगा पसमांदा मुसलमान होते क्या है। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 5 राज्यों पर बीजेपी ने टारगेट सेट किया है। यूपी की कुल आबादी में पसमांदा मुसलमान इस वक्त 18% है, 18% पसमांदा मुसलमान है। आजमगढ़, रामपुर में बीजेपी को पसमांदा वोट मिलने का दावा है और यही वजह है कि आजमगढ़ और रामपुर में भी बीजेपी जीत गई। 45% मुस्लिम आबादी वाली रामपुर सीट किसने जीती? बीजेपी ने जीती। सोचिए आजम खान की सीट थी, मुस्लिमों के गढ़ आजमगढ़ में भी कमल खिल गया। ये सोचिए अखिलेश यादव की सीट हुआ करती थी। CSDS के मुताबिक 8% पसमांदा ने बीजेपी को वोट किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने भी 8% पसमांदा वोट मिलने का दावा किया था। यूपी में पसमांदा के 44,000 मतदान केंद्र की पहचान बीजेपी ने की है और ऐसे हर बूथ के 100 लाभार्थियों से बात करने का टारगेट सेट किया गया है। नगर निकाय चुनाव के 300 वार्डों पर बीजेपी की नजर है। और आइए पसमांदा समाज के लोगों को टिकट भी दे सकती है बीजेपी। एक तैयारी है, मुस्लिम बाहुल्य 300 वार्डों में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। योगी 2.0 में पसमांदा पर बीजेपी ने दांव लगाया है। दानिश अंसारी को आप जानते हैं, योगी के मंत्री दानिश अंसारी को मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला है। दानिश अंसारी भी पसमांदा मुसलमान है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो यात्रा। आपको याद होगी हैदराबाद में थे पीएम मोदी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। तब पीएम ने कहा था कि पसमांदा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। उन्हें जब हम मुख्य धारा में लाएंगे तभी मुसलमानों का जो पिछड़ापन है वो खत्म होगा। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर पसमांदा मुसलमान है कौन। पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, देखिए जरा। फारसी का शब्द है पसमांदा, फारसी में पसमांदा कहते हैं। पसमांदा का मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए।
दबाए गए हैं या सताए हुए हैं, उन्हें कहते हैं पसमानदा। मुस्लिमों की कुल आबादी के 85% है पसमानदा, 85%। 15% मुस्लिम उच्च वर्ग से दरअसल ताल्लुक रखते हैं। पसमानदा दलित और पिछड़े माने जाते हैं। दरअसल शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए पसमानदा मुसलमान यूपी बिहार के साथ बंगाल झारखंड में भी भारी संख्या में मौजूद हैं। भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। पसमानदा समाज की 3 मांगे। पहली मांग, लंबे समय से शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने की मांग करते आए हैं। सामाजिक स्तर पर अन्याय बंद हो, उनका कहना है, क्योंकि जात पात का जो पूरा जाल है वो उससे बाहर आना चाहते हैं। राजनीतिक स्तर पर ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले हमें। आजादी के बाद से सिर्फ 60 पसमानदा मुसलमान ही सांसद बने। 2022 में यूपी चुनाव में 34 मुस्लिम विधायक बने और सोचिए इनमें 30 विधायक पसमानदा मुसलमान हैं। आइए, लेकिन मैं अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। योगी और मोदी का प्लान है मुसलमानों को साथ लाना और जोड़ना। मुसलमानों को साथ लाने के बारे में मोदी और योगी सोचेंगे और जोड़ेंगे तो सोचिए कौन परेशान होगा। ओवैसी की पार्टी परेशान होगी क्योंकि वो खुद को मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं। समाजवादी पार्टी की पेशानी पर बल आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमानों के वोट उनको मिलते हैं। तो सुनिए जरा दोनों के नेता क्या कह रहे हैं। बीजेपी कुछ चंद इस्लाम की नीतियों और शरीयत का विरोध करने वाले मुसलमानों को लेकर एक सम्मेलन कर रही है, जिसको वो पसमानदा सम्मेलन के नाम से पुकार रहे हैं। आम मुसलमान हमेशा से बीजेपी की नीतियों के खिलाफ था, खिलाफ है, खिलाफ रहेगा। मैं समझता हूं कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैला रही है। मुसलमान उनके साथ ना थे, न कभी जाएंगे। आज क्यों जरूरत मुसलमानों की हो रही है सम्मेलन करने की? उसकी वजह यह है कि सन 24 का इलेक्शन उनके सामने है। अब उन्हें वोट की जरूरत है, तो वोट ये थोड़े ही मुसलमान का कोई 1500 वोट है, 100-200 वोट है जी, या भी उनका भी करोड़ों की तादाद में वोट है। तो आज मुसलमान भी, अगर मुसलमान के साथ जितना इन्होंने जुल्म किया है, ज़्यादती की है और मुसलमानों को सताया है और उनके इज्जतें लूटी हैं, सब कुछ किया है इन्होंने। बहरहाल तो आज मुसलमान की उन्हें ज़रूरत महसूस होने लगी, इसलिए वो उन्हें भाई बनाना चाहते हैं, उनके सम्मेलन करना चाहते हैं कि ताकि उन्हें उनका वोट मिल सके। देखिए जरा, मुसलमानों के ठेकेदार को सुन लिया आपने, क्यों परेशान है वो। आइए अब आपको बताते हैं परेशानी की जड़ क्या है। परेशानी की जड़ यह है कि मोदी और योगी ने दरअसल मुसलमानों को जो कुछ दिया है वो इन नेताओं को परेशान कर रहा है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आंकड़ों के साथ आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, पसमानदा मुसलमान जो पिछड़े हुए हैं, किया क्या है मोदी और योगी ने। 3 करोड़ से अधिक पसमानदा मुसलमानों को मुफ्त राशन मिला है। ये सरकारी आंकड़े हैं। 3 करोड़ पसमानदा मुसलमान, 1 करोड़ 25 लाख से अधिक को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड मिला है, अपना इलाज करा सके। 1 करोड़ 25 लाख, 75 लाख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। 40 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिला है और 20 लाख से ज्यादा पसमानदा मुसलमानों को घर भी मिले। पसमानदा को मुख्य धारा में लाने की कोशिश अभी भी जारी है और पसमानदा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा निकाल रही है बीजेपी। मोहसिन रजा, सोचिए, मोहसिन रजा को हटाकर दानिश अंसारी को मंत्री बनाया क्योंकि दानिश अंसारी पसमानदा मुसलमान है। सरकार संगठन के दूसरे बड़े पदों पर पसमानदा मुसलमानों को जगह दी जा रही है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं अशफाक सैफी और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन है कैफुल वरा और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है इफ्तिखार जावेद। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं अशरफ सिद्दीकी। ये जो नाम है पसमानदा, सभी चारों पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। तो सुनिए जरा, अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता हैं राव मुशर्रफ, वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, AIM के प्रवक्ता ने जो कहा है कि पसमानदा सम्मेलन जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी करा रही है कि ये कुछ मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं जो शरीयत विरोधी हैं या इस्लाम विरोधी हैं, जबकि AIM पार्टी खुद इस्लाम विरोधी है, शरीयत विरोधी है
क्या दूसरे धर्म के लोगों को गाली देना और दूसरे धर्म के बहन बेटियों का अपमान करना, बेइज्जती करना, क्या इस्लाम धर्म यही सिखाता है? तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपने सुन लिया सियासतदानों को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खुद को ठेकेदार समझने वाले किस तरह से परेशान हो रखे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, कल की सबसे बड़ी खबर होने वाली है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कांग्रेस में कल अध्यक्ष पद का चुनाव है। कल कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव है, लेकिन सच यह है कांग्रेस में सब कुछ फिक्स है। अध्यक्ष पद का मैच भी फिक्स हो चुका है। गांधी परिवार ने सब फिक्स कर रखा है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। खड़गे एक उम्मीदवार तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और दूसरे उम्मीदवार हैं शशि थरूर। अगली तस्वीर दिखाइए। शशि थरूर दूसरे उम्मीदवार हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन जीतेगा, ये आज से ही आपको बताया जा सकता है, क्योंकि जिसके साथ गांधी परिवार वही चुनाव जीतेगा। और यह बात खुद शशि थरूर कह रहे हैं इशारों इशारों में कि पहले से पूरा मैच फिक्स है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। युद्ध का मैदान सज चुका है। योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। तलवारें लहराई जा रही हैं। अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि उसकी पार्टी में भी लोकतंत्र है और यहां भी चुनाव होते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के पद के चुनाव का मैच तो पहले से ही फिक्स है। उम्मीदवार ने ही कांग्रेस की सच्चाई सबके सामने ला दी। 22 साल से चुनाव नहीं चले, तो जैसे कि हमने एक लिस्ट दिया था 30 तारीख को, फिर पिछले बुधवार को हमें एक और लिस्ट मिला। पहला लिस्ट में तो फोन नंबर्स नहीं थे किसी के, तो लोगों को कैसे संपर्क करें। कभी कभी हमें एक नाम था और ब्लॉक का नाम था, या नाम था एक आधा एड्रेस था लेकिन फोन नंबर नहीं था, तो लोगों को संपर्क करना मुश्किल था। फिर फोन नंबर्स मिले, लेकिन दोनों लिस्ट में काफी अंतर थे। सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस में सब कुछ फिक्स है? क्या चुनाव के बाद कांग्रेस पर गांधी परिवार का ही कंट्रोल रहेगा? इसमें शायद ही किसी को शक और शुबा हो, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पर शशि थरूर उंगली उठा चुके हैं। पी चिदम्बरम भी कह चुके हैं कि अध्यक्ष कोई भी बने, कंट्रोल गांधी परिवार का ही होगा, और ऐसा ही बयान दिग्विजय सिंह भी दे चुके हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं कांग्रेस का अध्यक्ष फिक्स है, अध्यक्ष पद का मैच फिक्स है। पूरे सबूतों के साथ देखिए जरा। पूरी कहानी बना ली गई है। इधर थरूर साहब खड़े हैं, सिर्फ खड़े हैं, उन्हें भी पता है, और इधर खड़गे हैं, साथ किसका है ये सबको पता है। अब आपको बताता हूं वजह। आरोप है कि कांग्रेस ये जो चुनाव होने जा रहा है इसका दिखावा कर रही है। अध्यक्ष पद को लेकर नाम पहले से तय है, सब कुछ फिक्स हो चुका है। दिखावे के लिए यह चुनाव कराया जा रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए। यह लगे कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष तो बना नहीं, इसलिए कांग्रेस ने देखिए अध्यक्ष पद का चुनाव कराया। निष्पक्ष तरीके से चुनाव दिखा होते हुए और एक शख्स चुन लिया गया। वो आगे भी बताऊंगा कैसे चलेगा। चुनाव में खड़गे और थरूर आमने सामने हैं, और लेकिन खड़गे को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, ये सब जान समझ रहे हैं। बैलेट पेपर पर सोचिए खड़गे का नाम ही नंबर 1 पर लिख दिया गया, तो अब किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जब इनका नाम नंबर 1 लिख दिया गया तो फिर यही चुन लिए जाएंगे। मतलब जिन्हें खड़गे को वोट देना है वो 1 लिखेंगे। उसके बाद शशि थरूर ने आपत्ति जताई, तो फिर मैं खड़ा क्यों हुआ आखिर, जब नंबर 1 इन्हीं पर लिख दिया है तो। जिसके बाद हुआ क्या कि नंबर 1 हटाकर ए लिखा गया उसके बाद खड़गे के नाम से पहले। यानी खड़गे को जो वोट देगा वो 1 नहीं लिखेगा, अब ए लिखेगा। थरूर कैंप ने वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए, जो वोटर लिस्ट बनी है। अब उसमें भी देखिए खेल है। शशि थरूर कह रहे हैं वोटर लिस्ट तो दे दी गई है, देर से दी गई है वोटर लिस्ट। एक बात, अब बात कैसे करूं जब इतनी देर से आपने लिस्ट दी है, और जो लिस्ट दी भी गई है उसमें किसी वोटर का फोन नंबर नहीं है, तो थरूर कैसे किसी से बात करेंगे जो वोट देने वाला है। ऐतराज कमलनाथ के समर्थन को लेकर भी है। कमलनाथ भी समर्थन किसे दे रहे हैं? खड़गे को, यानी पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थन खड़गे को है। कमलनाथ ने खड़गे को वोट देने की भी अपील कर दी है, जबकि कमलनाथ पूर्व सीएम है और ऐसा नहीं कर सकते हैं ऑफिशियली। इससे पहले अशोक गहलोत खुद भी सीएम है,
खड़गे का समर्थन कर चुके हैं। कांग्रेस का संविधान गहलोत को ऐसा करने से रोकता है, सोचिए, क्योंकि गहलोत सीएम है। थरूर ने भी इस पर बाकायदा एतराज जताया था। अब सोचिए जरा, थरूर कह रहे हैं सब कुछ तो फिक्स है, मैं करूंगा क्या। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं शशि थरूर को। 22 साल से चुनाव नहीं चले, तो जैसे कि हमने एक लिस्ट दिया था 30 तारीख को, फिर पिछले बुधवार को हमें एक और लिस्ट मिला। पहला लिस्ट में तो फोन नंबर्स नहीं थे किसी के, तो लोगों को कैसे संपर्क करें। कभी कभी हमें एक नाम था और ब्लॉक का नाम था, या नाम था एक आधा एड्रेस था लेकिन फोन नंबर नहीं था, तो लोगों को संपर्क करना मुश्किल था। फिर फोन नंबर्स मिले, लेकिन दोनों लिस्ट में काफी अंतर थे। कई जगह में आप देखे होंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी नेता, बड़े बड़े नेता कि खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, पीसीसी से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीजें कई पीसीसी में हुए हैं, और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ, और मेरे लिए तो कभी नहीं था। और आइए मैं बता रहा हूं कि कैसा होगा नया अध्यक्ष कांग्रेस का, यह भी देख लीजिए जरा। राहुल गांधी दिख रहे हैं आपको, आगे 4 रिमोट रखे हुए हैं। कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष होगा वो इन्हीं रिमोट से ही चलेगा, यह बीजेपी का भी आरोप है। खड़गे की जीत पक्की मानी जा रही है। वैसे कहा जा रहा है ज्यादा दिक्कत होगी नहीं खड़गे को चुनाव जीतने में, क्योंकि खड़गे जो है वो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, बहुत नजदीकी हैं। खड़गे गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद और विश्वास पात्र भी हैं। खड़गे बहुत कम बोलते हैं, नपा तुला बोलते हैं, और गांधी परिवार को ऐसा ही आदमी चाहिए। गांधी परिवार जितना कहते हैं उतना ही बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके एक शब्द आगे न पीछे। इसलिए गांधी परिवार खड़गे को ही जिताना चाहते हैं। गांधी परिवार ने उन्हें ही चुनाव मैदान में उतारा है। आनन फानन में चुनाव में उतारा गया खड़गे को। सोचिए क्यों, पहले सोच रहे थे गहलोत को बना देंगे, उम्मीदवार बनाया गया, गहलोत की बगावत हो गई। गहलोत की बगावत के बाद खड़गे उतारे गए, लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह का भी नाम आया। दिग्विजय सिंह मैदान में होते खड़गे तैयार हो गए तो दिग्विजय सिंह का पत्ता कट गया। खड़गे को ऑफिशियल कैंडिडेट बताया जा रहा है कि गांधी परिवार के कैंडिडेट तो खड़गे ही है, बाकी जिसको खड़ा होना है खड़ा हो जाए, ताकि वोट करने वाले कांग्रेसियों तक सीधा संदेश जाए। लेकिन दबी जुबान में भी कह दिया जा रहा है कि ऑफिशियल कैंडिडेट कोई नहीं है, लेकिन हकीकत सब जानते हैं। खड़गे जीते तो राहुल के हाथ पार्टी का कंट्रोल होगा पूरी तरह से। गांधी परिवार जो कहेगा वही करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, यह भी साफ है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए नॉमिनेशन करने जब दोनों नेता पहुंचे थे वो तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे गए नॉमिनेशन करने, तो जरा देखिए नेता कौन कौन से बैठे हैं, आप समझ जाएंगे चुनाव कौन जीत रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में तारिक अनवर बैठे हुए हैं, इसमें गहलोत साहब भी मौजूद थे नॉमिनेशन के दौरान। शशि थरूर का देखिए जरा, पीछे जितने खड़े हैं नेता, एक भी नेता को आप शक्ल से शायद ही पहचान पा रहे हो। बस यही फर्क है जो बताता है कि चुनाव जीतेगा कौन। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, और आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कितने पानी में है। वो तो आपने तस्वीरों से ही देख लिया चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन दोनों का जरा रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए। खड़गे को गांधी परिवार का कैंडिडेट बताया जाता है। शशि थरूर अपने दम पर चुनाव मैदान में है और कांग्रेस के इतिहास के नाम पर वोट मांग रहे हैं खड़गे। थरूर पार्टी में बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, मैं आऊंगा तो बड़ा बदलाव करूंगा। खड़गे कांग्रेस के सीनियर्स खड़गे के साथ हैं। थरूर को युवाओं से उम्मीद है, शायद कोई नए वोटर उन्हें वोट दे दे। खड़गे राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा में भी रहे हैं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से 3 बार सांसद चुने गए। खड़गे लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। शशि थरूर अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट रह चुके हैं। खड़गे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस में। खड़गे रेल और श्रम मंत्री रह चुके हैं। शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन मंत्री रहे हैं। खड़गे कर्नाटक के बीदर में इनका जन्म हुआ, गुलबर्गा में पले बड़े हैं। शशि थरूर लंदन में इनका जन्म हुआ और भारत में पले बड़े हैं। मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं खड़गे, ऐसा ही आदमी कांग्रेस को चाहिए। और मीडिया से बहुत फ्रेंडली है शशि थरूर, कहीं भी कुछ भी बोलते हैं और बहुत सारे ट्वीट करते हैं। खड़गे 80 साल के हैं, युवा है कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि युवाओं को कमान मिल रही है। अध्यक्ष 80 साल के हैं और 66 साल के हैं शशि थरूर। यह है दोनों का पोर्टफोलियो प्रोफाइल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
आज की एक और बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। दुश्मन मुल्क चीन से आई है क्रूरता का किंग जिनपिंग। जिनपिंग की ताजपोशी फिर से होने जा रही है और इसके साथ जिनपिंग और बड़े तानाशाह और क्रूर हो जाएंगे। जिनपिंग आज पहली बार दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बड़े वक्त के बाद, धुंधली तस्वीरों के बीच, असमंजस के बीच जिनपिंग आज लंबे वक्त बाद दिखाई दिए। यह भी है कि जिनपिंग पूरी तरह से ठीक है, हयात है और आज चीन का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, सबसे बड़ी बैठक थी, उसमें जिनपिंग पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और जिनपिंग का एक नया और क्रूर अवतार नजर आया। क्रूर अवतार क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस बीच जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बैठक से क्या तय होगा। जिनपिंग का राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। बड़ी बात यह है जिनपिंग तीसरी बार बनेंगे राष्ट्रपति और बीजिंग में सीसीपी की बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें जिनपिंग आज पहुंचे थे। और सीसीपी की बैठक से ही एक और बड़ी खबर निकल कर आई जो जिनपिंग ने कहा। जिनपिंग ने आज अपनी क्रूरता दिखा दी है कि जिनपिंग खाली बैठने वाले नहीं है। सीसीपी बैठक में जिनपिंग ने ऐलान कर दिया हांगकांग पर पूरा नियंत्रण होगा और ताइवान की बारी है अगली। जिनपिंग की इस तस्वीर को पूरा अमेरिका और जो बाइडेन देख रहे थे। जिनपिंग की इस ताकत को पश्चिमी देशों के साथ पूरा यूरोप जिनपिंग को और ताकतवर और क्रूर होता देख रहे थे। जिनपिंग आज दुनिया के सामने आए और चीन की सत्ता मरते दम तक अपने नाम करने की तैयारी आज से इस कार्यक्रम में शुरू हो गई। 5 साल में एक बार होने वाली सीसीपी की बैठक में जिनपिंग ने साबित कर दिया कि ड्रैगन भविष्य में और आग उगलने वाला है। बीजिंग में जारी इस बैठक ने ताइवान की नींदें उड़ा दी। अमेरिका समेत दुनिया के ताकतवर देशों से मदद मिलने के बावजूद ताइवान घबरा रहा है और उसकी वजह है खुद जिनपिंग। चीन की जनता जिनपिंग के विरोध में सड़क पर उतर आई थी। जगह जगह पोस्टर चिपकाकर तानाशाह जिनपिंग से आजादी की मांग करती रही, लेकिन तमाम विरोध को कुचलकर शी जिनपिंग एक बार फिर लाल बादशाह बनने को तैयार है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि क्रूर जिनपिंग ने और क्रूर हो चुके जिनपिंग ने आखिर आज क्या कहा। जिनपिंग ने तस्वीर साफ कर दी है कि वो कितने बड़े तानाशाह होने वाले आने वाले वक्त में और किसी दुश्मन को बख्शेंगे नहीं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं जिनपिंग। जिनपिंग ने आज कहा है ताइवान पर जिनपिंग की दो टूक। ताइवान हमारा आंतरिक मामला है, जिनपिंग कह रहे हैं, हमारी नीति नहीं बदलने वाली है ताइवान पर। ताइवान का समाधान हम हर हाल में निकाल कर रहेंगे। अलगाववाद को दबाया है हमने ताइवान में। विदेशी ताकतें दखल दे रही हैं ताइवान के अंदर, हमें विदेशी दखल हरगिज मंजूर नहीं है। जिनपिंग ने कहा दखल का हम करारा जवाब देंगे, ताकत के इस्तेमाल से चूकेंगे नहीं बिल्कुल। और चीन ताइवान को अलग प्रांत दरअसल मानता रहा है, ताइवान खुद को अलग देश मानता है। ताइवान का अपना संविधान है और ताइवान की अपनी सरकार है, लेकिन चीन इसे अलग नहीं मानता है। आज हांगकांग पर भी जिनपिंग बोले हैं, बरसे हैं। हांगकांग पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं जिनपिंग। अराजकता की स्थिति बदल गई है उन्होंने आज कहा, और अब हांगकांग में सुशासन है। जिनपिंग सुशासन की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग दिया है और चीन की एक देश दो व्यवस्था की नीति लाए हैं और 2047 तक हांगकांग को विशेष अधिकार दिया गया है। चीन धीरे धीरे अधिकार कम कर रहा है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जिनपिंग आज जब दुनिया के सामने आए तो जिनपिंग ने क्या कहा, सुनिए। 依法治国，积极发展社会主义先进文化，突出保障和改善民生，集中力量实施脱贫攻坚战，大力推进生态文明建设，坚决维护国家安全。 आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इतने ताकतवर बन गए जिनपिंग। आज जो सबसे बड़ी बैठक हुई उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस का आगाज हो चुका है और
5 साल में एक बार होने वाली इस बैठक को चीन के इतिहास की सबसे अहम बैठक माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जो हो रहा है वो अब तक नहीं हुआ। चीन में 68 साल की उम्र के बाद नेताओं के रिटायर होने की उम्र होती है, उन्हें रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन चीन की इतिहास में पहली बार शी जिनपिंग के लिए यह नियम ताक पर रख दिए गए। मतलब यह कि शी जिनपिंग तानाशाह बनने की राह पर आज आधिकारिक तौर पर बढ़ चुके हैं। शी जिनपिंग मरते दम तक चीन के राष्ट्रपति पद पर काबिज रहने वाले हैं। बैठक से पहले दिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करीब 2 घंटे तक भाषण दिया। सोचिए, 2 घंटे का भाषण था जिनपिंग का, और इस भाषण में जिनपिंग ने ताइवान, हांगकांग समेत चीन की सेना और भविष्य में चीन की रणनीति को देश के सामने रखा है। जिनपिंग के हर बयान पर चीन के अलग अलग प्रांतों से आए प्रतिनिधि जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते दिखे। मतलब साफ है, 7 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के बाद पार्टी प्रमुख के दौर पर जिनपिंग की वापसी तय है। पार्टी प्रमुख के तौर पर आपको बताऊं कि तानाशाह की तीसरी पारी थियानमेन चौक के ग्रेट हॉल में बैठक हुई है। 22 अक्टूबर तक सीसीपी की बैठक है। 5 साल की वर्क रिपोर्ट इस बैठक में पेश की गई और अगले 5 साल का रोड मैप भी पेश कर दिया गया। 2300 प्रतिनिधि बैठक में शरीक हुए। केंद्रीय समिति के 200 सदस्य चुने जाएंगे और केंद्रीय समिति पोलित ब्यूरो को चुनेगी। पोलित ब्यूरो में 25 लोगों का चुनाव होगा और पोलित ब्यूरो स्थायी समिति को चुनेगी। स्थायी समिति महासचिव को चुनेगी। शी जिनपिंग का महासचिव बनना तय है। मिलिट्री कमीशन प्रमुख भी चुने जाएंगे। जो महासचिव वही वहां का राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। आइए जरा सुनिए मेजर जनरल ए.के. सिवाच क्या बता रहे हैं कि जिनपिंग अब कितने और क्रूर हो जाएंगे, कितने और खतरनाक हो जाएंगे। सुनिए जरा। इसमें कोई शक नहीं, जो चेयरमैन माओ थे वो एक बहुत बड़े लीडर थे और उसके बाद अब शी जिनपिंग उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। इसमें कोई नहीं, वो दर्जा, वो मुकाम वो हासिल करना चाहते हैं। और जिस प्रकार से उनको 3rd टर्म के लिए अभी 16 तारीख को कल से जो कांग्रेस की मीटिंग स्टार्ट होगी उसमें एक फॉरगॉन कंक्लूजन है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में के अंदर वो बहुत कुछ ऐसी कार्रवाई करना चाहेंगे जिस प्रकार से मौसी तुमने किया था चेयरमैन माओ ने, और ऐसे में वो अपनी इकोनॉमी सुधारने की कोशिश करेंगे। ताइवान पे मुझे लगता है एक बहुत ज्यादा सख्त रुख अपना सकते हैं। इसी प्रकार विगर मुसलमानों पे कहीं ना कहीं तिब्बत में, और इसी प्रकार से जो न्यू सिक्योरिटी लॉ लेके आए हैं हांगकांग में, तो ऐसे में अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले समय में वो प्रोजेक्ट करेंगे अगली टर्म में कि एक वो बहुत बड़े लीडर हैं और चेयरमैन माओ के बाद वो एक ऐसे लीडर उभर के आए हैं चीन में जो कि उनका एक प्रकार से मुकाबला है और आने वाले समय में वो एक लीजेंड बन के जाना चाहते हैं। आजीवन तक वो प्रेसिडेंट बन के रहना चाहते हैं और मुझे लगता है इसकी तरफ वो कार्रवाई करेंगे। और आइए सिवाच साहब को आप सुन रहे थे, अब आपको बताते हैं कि जिनपिंग दरअसल किस परिवार से आते हैं, किस परिवार से आकर आज जिनपिंग कहां तक पहुंच गए, ये आपको बताता हूं। शी जिनपिंग का जन्म आपको बताऊं साल 1953 में हुआ, 1953 में, और उनके बचपन की तस्वीरें खास आपके लिए हम निकाल कर लाए। शी जिनपिंग के बचपन की तस्वीरें। जिनपिंग के पिता शी जोंगसुन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। जिनपिंग के पिता को भी आप देख पा रहे हैं, जिनपिंग भी ऊपर खड़े, जो बाद में चीन के उप प्रधानमंत्री भी बने। जिनपिंग के पिता उप प्रधानमंत्री बने। जिनपिंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी शानदार थी कि शी जिनपिंग को हमेशा राजकुमार की तरह माना गया। यह शी जिनपिंग की जवानी की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन उनके परिवार की स्थिति में एक नाटकीय मोड़ तब आ गया जब उनके पिता को 1962 में 1962 में जिनपिंग के पिता को जेल में डाल दिया गया। तब के चीनी सुप्रीम लीडर माओ को अपनी पार्टी के नेताओं पर दरअसल शक हो गया। गहरा शक रहता था उन्हें, खासकर वो नेता जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जिनसे उन्हें डर था ये मेरे सामने कंपटीशन दे सकता है। माओ ने ऐसे नेताओं को जेल में डालने के आदेश दे दिए। जिनपिंग के पिता भी उन्हीं में से एक थे, ये जिनपिंग के पिता। इसके बाद 1966 में आई सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लाखों लोगों को चीनी संस्कृति का दुश्मन करार दे दिया गया। इन घटनाओं का असर शी जिनपिंग के परिवार पर भी पड़ा। दावा है कि उनकी बहन की, जिनपिंग की बहन की हत्या कर दी गई। शी जिनपिंग को उस स्कूल से बाहर कर दिया गया जहां उच्च राजनेताओं के बच्चे पढ़ा करते थे। यह जिनपिंग की जवानी की तस्वीर आप देख रहे हैं। 15 साल की उम्र में
जिनपिंग को बीजिंग छोड़ना पड़ा। जिनपिंग को सुदूर इलाके लियांग जियाहे में भेजा गया, जहां उन्हें गरीबी में 7 साल बिताने पड़े थे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करने की बजाय उन्होंने इसे अपनाया। कई बार पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश भी की जिनपिंग ने, लेकिन पिता के विचारों की वजह से उन्हें हमेशा खारिज कर दिया जाता था। आखिरकार जिनपिंग को साल 1974 में हेबेई प्रांत में पार्टी में जगह मिली। एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने शुरुआत की। जिनपिंग आज पार्टी के सोचिए शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। जिनपिंग से बड़ा कोई नहीं। जिनपिंग ही कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ही जिनपिंग है, जिनपिंग ही चीन है और चीन ही जिनपिंग है। और माओ के बाद चीन के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता बनने की कगार पर आज जिनपिंग पहुंच चुके हैं और मरते दम तक जिनपिंग अब राष्ट्रपति रह सकते हैं। आइए आपको बताऊं, लेकिन अब इस बीच सवाल यह है कि भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे जिनपिंग के, क्योंकि भारत के साथ टेंशन हाई है। चीन और हिंदुस्तान के बीच तनाव है वो LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नजर आता है। आपको बताऊं, चीन भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। जिनपिंग के आने से संबंध दोबारा तीसरी बार आने से संबंध सुधरने वाले नहीं है। जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल में आपको याद होगा तनाव और ज्यादा बढ़ गया। डोकलाम में भारत चीन के बीच विवाद और बढ़ गया था और भारत चीन की सेना आमने सामने आ गई थी डोकलाम में। समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। गलवान घाटी में भारत चीन के बीच भिड़ंत भी हुई थी, आपको याद होगा। 45 साल में ऐसा पहली बार हुआ था जिसमें कई जवान शहीद हुए। एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे इसमें, और चीन के जवान भी भिड़ंत में मारे गए थे। भारत ने 300 से ज्यादा चीनी ऐप्स बैन कर दिए, प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा चीन पाकिस्तान की भी मदद करता रहा है, जो भारत का दूसरा दुश्मन है। संयुक्त राष्ट्र में पाक आतंकियों को बैन होने से भी चीन बचाता आया है। श्रीलंका और नेपाल में भी चीन का दखल बढ़ा है पहले के मुकाबले। चीन के दखल से भारत के हितों को खतरा संभव है और जिनपिंग की वापसी टेंशन और ज्यादा बढ़ा सकती है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और कल की भी ये सबसे बड़ी खबर होगी, मैं आपको बताऊं। खबर यह है कि क्या कल मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे। ये खुद आम आदमी पार्टी कह रही है, केजरीवाल के डिप्टी, केजरीवाल के राइट हैंड। क्या सिसोदिया की गिरफ्तारी कल होने वाली? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंची थी पिछले दिनों। 14 घंटे सीबीआई ने जांच की थी। अब सिसोदिया को दोबारा बुला लिया गया है सीबीआई ऑफिस। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं आप सीबीआई हेडक्वार्टर की तस्वीर। मनीष सिसोदिया को सीबीआई के इसी ऑफिस बुलाया गया है कल सुबह पूछताछ के लिए। तो आइए आपको बताता हूं कि सीबीआई के शिकंजे में सिसोदिया से क्या कुछ सवाल जवाब होंगे, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये देखिए जरा, मनीष सिसोदिया से कल सीबीआई के ऑफिसर्स इस तरह से सवाल जवाब करने वाले हैं। पूछताछ के लिए सीबीआई ने समन भेज दिया है मनीष सिसोदिया को। सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है। सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ होगी सिसोदिया से। शराब घोटाले में दरअसल मनीष मुख्य आरोपी है और 19 अगस्त को उनके घर पर छापा पड़ा था, जो तस्वीरें मैंने शुरू में आपको दिखाई, जिसके बाद 3 धाराओं में मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज किया गया। इनमें 2 धाराएं पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई हैं, जिसके बाद ईडी भी फुल एक्शन में है और ईडी ने भी कई राज्यों में छापे मारे थे। एलजी यानी उपराज्यपाल दिल्ली के घोटाले की जांच की सिफारिश उपराज्यपाल ने की थी। उन्होंने सीबीआई जांच की भी सिफारिश की थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन और चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को घोटाले की रिपोर्ट दी थी इस मामले में। आइए अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद है, और बीजेपी नेता गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। ये नोटिस गिरफ्तारी का नोटिस है, ये नोटिस जेल में डालने का नोटिस है, ये नोटिस भारतीय जनता पार्टी की हार का संकेत है। गुजरात में हार का डर इतना सता रहा है, रातों की नींद हराम हो गई है भाजपाइयों की। उनके पास एक काम है सिर्फ, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न करना है, जेल में डालना है। मैं बीजेपी के नेताओं से साफ तौर पे कहना चाहता हूं, तुम्हारी इस हताशा में की गई कार्रवाइयों से, ये जेल में डालने से आम आदमी पार्टी के नेता डरने और रुकने वाले नहीं है। पहले तो एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान
अरविंद केजरीवाल की सबसे महत्वपूर्ण कठपुतली मनीष सिसोदिया के बारे में बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर उनको अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी कलेक्शन एजेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं पुनः कह दूं, उप मुख्यमंत्री कम है क्योंकि जनता की सेवा नहीं करते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। सिसोदिया से कल जो पूछताछ होनी है, केजरीवाल ने कहा जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। उन्होंने कहा यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज के भगत सिंह हैं, यह केजरीवाल ने ट्वीट किया। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला है जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाया है, सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी है। करोड़ों गरीबों की दुआएं मनीष के साथ हैं। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं क्यों मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की चांसेस बढ़ गए हैं, ये आपको बताते हैं। देखिए जरा, वजह यह है दरअसल कि शराब घोटाले में 15 आरोपी हैं। आपको बताऊं 15 आरोपियों में सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है, यानी सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। सीबीआई ने उन्हें पहला आरोपी बनाया है। मूव कीजिए से, अब तक 15 में से 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने विजय और अभिषेक को भी अरेस्ट कर लिया है अब तक, जिनका एफआईआर में नाम था। विजय को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस केस में समीर महेंद्रू की भी गिरफ्तारी हो गई है और समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कई गिरफ्तारियों के बाद ईडी ने महेंद्रू को पूछताछ के लिए बुलाया था, इसलिए सिसोदिया की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। कल सीबीआई ने सिसोदिया को बुलाया। आबकारी मंत्री के तौर पर उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है, तो ये हम इसलिए कह रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा सौरभ सिंह क्या कह रहे हैं और जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात के अंदर। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उनकी घबराहट हर जगह दिख रही है और आने वाले 1 महीने में मनीष सिसोदिया जी के जो कार्यक्रम लगे हुए हैं गुजरात चुनाव को लेके, गुजरात के अंदर प्रचार को लेके, उसको रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। केजरीवाल तुमने दिल्ली का किया बेहाल। तो आज जेपी नड्डा भी केजरीवाल पर जमकर बरसे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।